Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और पोएम डिस्कशन। पोएम है इंग्लैंड इन 1819 और लिखी गई है ये द ग्रेट रोमांटिक पोइट पीबी शैली के द्वारा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस पोएम का बैकग्राउंड, इस पोएम का कौन सा फॉर्म है, एक सोनेट है ये, इसकी हर लाइन का हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और साथ ही में इसकी फॉर्म और थीम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इंग्लैंड इन 1819। दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन with the writer of this poem, that is पीबी शैली। देखिए दोस्तों, पीबी शैली जो है he has a very short life, बहुत कम इनकी छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। as you can see 1792 में इनका बर्थ हुआ और 1822 मतलब नॉट कंप्लीट 30 years, 30 साल भी ये नहीं जिए। बट इन दिस वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइफ ही कंपोज्ड, उन्होंने ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखे दैट ही इज स्टिल रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक राइटर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और बिकॉज ऑफ वेरियस थीम्स जो इनकी पोइट्री में पाई जाती हैं, ही इज नोन एज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर। जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट 3 डेकेड्स थे उसको हम पीक मानते हैं इंग्लिश रोमांटिक पीरियड का। ये पीरियड जो था ये एक ऐसे समय में आया था व्हेन देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन फेवर ऑफ इंग्लैंड आल्सो, लेकिन जो इंटरनल इंग्लैंड की सिचुएशन थी, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, वहां पर भी बहुत टर्मोइल था, उथल पुथल थी। वी नो वेरी वेल बिकॉज इंडिया एट दैट टाइम वॉज ऑलरेडी कॉलोनी। तो वहां हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड वॉज गेनिंग पॉलिटिकली, बहुत ज्यादा इसको पावर मिली हुई थी। इसका जो लॉन्ग टर्म एनिमी फ्रांस था वो खत्म हो चुका था। अमेरिका के ऊपर हालांकि काफी लंबे टाइम तक अमेरिका जो था ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका की भी 13-14 कॉलोनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया था। सो ऑन द होल देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे मैंने बताया, सोशल और रिलीजियस फ्रंट पर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। इस समय जो रूलिंग अथॉरिटी थी इंग्लैंड की, किंग जॉर्ज थर्ड, ही इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग king of England in their entire history. लंबी एज थी, लेकिन towards the end of his period, when he became quite old, he was suffering from mental illness and public on the whole was very much dissatisfied. तो जो शैली है या फिर हम कहें ये जो रोमांटिक पोइट्री होती है, इसका एक फीचर होता है रिबेलियन, विद्रोह करना विद व्हाटएवर इज ओल्ड, डिकेइंग। ये बार बार हम देखते हैं। हालांकि बहुत सारे रोमांटिक पोइट्स हैं, जैसे अगर हम कीट्स की बात करें, जो थोड़ा सा एस्केपिस्ट है, मतलब दे थिंक दैट इट इज बेटर टू थिंक अबाउट नेचर एंड पास्ट एंड बायगॉन डेज। लेकिन शैली एक एग्जाम्पल है, दैट इज वाई बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट इनको कहा जाता है। इनकी खुद का जो लाइफ था, जो बहुत छोटी हम देख चुके हैं, उसके अंदर भी ही हैज डन सो मेनी थिंग्स जो उस समय के हिसाब से बहुत रेडिकल थी। ये एक एथिस्ट थे, इन्होंने खुद कहा था कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, और जिसको रिलीजन का एक फॉर्म है उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ही वॉज वेजिटेरियन एट दैट टाइम। ही ऑल्सो मेक अ मॉकरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इन्होंने अपने ही एक जो टीचर थे उनकी डॉटर के साथ, जो बहुत यंग थी उस समय, अंडर एज थी, उनके साथ एलॉप करा, मतलब भाग के शादी करी थी। सो मैनी थिंग्स रिलेटेड विद हिम दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कन्फर्मिटी, या हम जिसको कहें ट्रेडिशन, नहीं गिना जाता है जिन चीजों को।
ऑल द मेजर थीम्स जो रोमांटिक पोइट्री की पाई जाती है, जैसे नेचर, तो बहुत सारी ऐसी पोइम्स हैं जिनमें इन्होंने नेचर की ब्यूटी को बहुत ही पैशनेट इंटेंस मैनर के अंदर प्रेजेंट करा है। ओ टू स्काईलार्क उसका एग्जाम्पल है। रिबेलियन, ये पोएम मैं आपको बता ही रहा हूँ, सोनेट है जो रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, इसके अंदर आइडियल लव, इनकी हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, एक ऐसी सोनेट, एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर ये प्लेटोनिक लव की बात करते हैं, लव that is beyond the physical demands and physical desires and the power of imagination। ये हम Ode to West Wind, जो इनका one of the most renowned, सबसे पॉपुलर वर्क है, उसके अंदर हम देखते हैं। तो ये सारे जो रोमांटिक थीम्स हैं, जो रोमांटिक पोइट्री के अंदर पाई जाती हैं, वो सब के सब शैली के इस छोटे से पीरियड के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क्स लिखे जिनमें रिफ्लेक्ट होती हैं। और इसी कारण से इनके लिए एक यूज किया जाता है फ्रेज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश लिरिक्स। प्रिंस ऑफ इंग्लिश लिरिक्स बोलने का रीजन यही है कि जो लिरिक फॉर्म है पोएट्री की, वो जानी जाती है अपने शॉर्ट लेकिन बहुत पैशनेट पर्सनल ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स के लिए। और ये सारी क्वालिटीज आप चाहे ये सोनेट जो हम प्रेजेंट में देखेंगे या और कोई पोएम है उसके अंदर देख सकते हैं। His personal life, जैसे मैंने आपको बताया, quite a radical one। radical का मीनिंग होता है which is not according to the set rules of the society। जो मतलब सोसाइटी के तय, जिसको हम कहते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो मॉरल कोड हो, चाहे वो सोशल कोड हो। शैली didn't believe in any of them and he defy करा मतलब he refused to accept, to follow all the social and religious conventions, जो rules थे उनको। he died quite young at the age of 29। इटली के अंदर थे, अपने फ्रेंड के साथ एक बोट एक्सीडेंट हुआ था और तब इनकी डेथ हो गई थी। देखिए, आइडियाज के तो बारे में बात कर ही दिया मैंने, लेकिन a great poem is not just matter, it is not just manner, it is the harmonious blending of the matter and the style। तो यही चीज न केवल शैली की पोइट्री में हम बहुत पैशनेट आइडियाज और इमेजेस को पाते हैं, बल्कि जो म्यूजिकलिटी है, जो फॉर्म के ऊपर उनकी मास्टरी है, वो उनको और भी ग्रेट पोइट बनाती है। His and idealistic vision, तो ये हो गया उनका मैटर। Shelley has become the symbol because of his youth। बहुत हम कहेंगे बहुत यंग एज में डेथ की वजह से he became the symbol of youthful rebellion and inspiration for the generation of writers, liberal reformers, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, जो ये ऐसा मानते हैं कि there is lot to be changed। तो शैली हैज, जैसे इंडिया के अंदर हम जानते हैं भगत सिंह का नाम हम लेते हैं, जिन्होंने बहुत यंग एज के अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। तो वो यूथ का हमेशा एक इंस्पिरेशन बन के नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से शैली भी वेस्टर्न माइंड के सामने एक ऐसी इमेज है। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट पॉपुलर फेमस पोएम्स की बात करें, ओzymandias, ये एक इनका सोनेट है। ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक जैसा टाइटल बता रहा है, एक ओड है। टू अ स्काईलार्क एक ओड है। एडोनियास, जो इनकी एक पेस्टरल एलेजी है। म्यूजिक, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। These are कुछ इन्होंने लव पोएम्स भी लिखी हैं, कुछ इन्होंने बहुत ज्यादा पैशनेट पोएम्स भी लिखी है। पर्सनल एंग्विश, जो पूरी सोसाइटी को ये देखते हैं। ही हैज अ वेरी वी कैन से सॉफ्ट हार्ट टुवर्ड्स द ऑपरेशन, टुवर्ड्स द ही वांट्स टू विंडिकेट जो भी लोग सप्रेस्ड हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, शैली रेजेस वॉइस फॉर देम। चलिए बढ़ते हैं हम इस पर्टिकुलर सोनेट की वजह से। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तो टाइटल है। टाइटल इसको फिक्स कर रहा है, लोकेट कर रहा है कि पोएम इज अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये बात करता है इंग्लैंड के बारे में, और कौन सा इंग्लैंड? 1819, अ पर्टिकुलर ईयर। रीजन है इस पर्टिकुलर ईयर को रखने का, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ये शैली के वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर शैली ने
इतनी पैशनेट, इतनी एम्फेटिक लैंग्वेज यूज करी है अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा लगता है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर बात कर रहा है। एंड रिटन ऑन अ पॉलिटिकल थीम, यहां ये मेन बात है, नोट करने वाली बात है कि दिस इज अ पॉलिटिकल सोनेट, ये एक पॉलिटिकल सोनेट है। देखिए सोनेट जनरली जब ये फॉर्म डेवलप हुआ था 13-14 सेंचुरी के अंदर, पॉपुलराइज हुआ इंग्लैंड के अंदर 16 सेंचुरी के अंदर, वो अपने पीक पर पहुंचा। इट वाज ऑलवेज फॉर्म जिसके अंदर जनरली थीम ऑफ लव वाज प्रेजेंटेड, कुछ ने और अपने कुछ पर्सनल आइडियाज इसके अंदर प्रेजेंट करे। लेकिन मिल्टन और शैली ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने सोनेट का यूज करा अपने पॉलिटिकल, अपने सोशल ओपिनियंस को बताने के लिए। तो दिस इज बेसिकली रिटन ऑन अ पॉलिटिकल थीम। Title suggests this sonnet comments. It is basically a comment about the situation, the condition of England at that time. And the speaker, हम सपोज कर सकते हैं कि वो पोइट खुद है, जो स्पीकर है he is very much disappointed, is full of anger, गुस्से से भरा हुआ है at the condition, situation of his beloved country, उसके देश की जो स्थिति है उसको देखकर। his तो शैले या स्पीकर इस पॉइंट के अंदर शेयर करता है अपनी फीलिंग्स ऑफ इंडिग्नेशन, जो उनके अंदर एंगर है, जो वो देख रहे हैं कि देयर इज नो एफर्ट बीइंग डन, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है टू एमेलियोरेट, टू चेंज द सिचुएशन, टू इंप्रूव द सिचुएशन। एंड इट इज आल्सो अ लेमेंट कि किस तरह से द ग्रेट कंट्री हैज कम टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। सीवियरली क्रिटिसाइजिंग, देखिए बिल्कुल भी वो सुगर कोटेड का मतलब होता है कड़वी चीज को मीठा बनाकर बोलना, या फिर अपन कहे ऑब्लिक मैनर में। ऑब्लिक मैनर का मतलब होता है डायरेक्ट ना बोलकर थोड़ा सा घुमा फिराकर, सटायर, आयरन इनका यूज करना। नो, ही इज सीवियरली क्रिटिसाइजिंग, कॉलिंग अ स्पेड जो इडियम है, जो जैसा है बिल्कुल वैसा, अपने विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को बिना दबाए, ही द किंग, द कैबिनेट एंड द रिलीजन। उस समय के तीन सबसे बड़े जो पावर सेंटर्स थे, किंग हु वाज बियॉन्ड रिप्रोच, जिसके ऊपर कोई हम ये कह सकते हैं रिप्रोच, कोई इल्जाम नहीं लग सकता था, कैबिनेट या एरिस्टोक्रेसी जिसके अंदर सारे मिनिस्टर्स थे, एंड द रिलीजन। ऑलवेज रिलीजन हैज बीन वन ऑफ द great center of power, लेकिन शैली didn't hide any of his anger against any of these institution। और इससे देखिए बैकग्राउंड में जब मैं किंग की बात करता हूं तो थोड़ा सा यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जॉर्ज थर्ड के बारे में, who lived from 1760 to 1820, और बहुत लंबा पीरियड इन्होंने एज अ किंग रूल करा। एंड ही सफर्ड फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस। इनका जो एल्डेस्ट सन था उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे ही सफर्ड अ शॉक, और उसके बाद he died at quite at late age, sorry, he ruled from 1760 to 1820। ये इनका बर्थ का नहीं है, ये रूल करा इन्होंने 1760 से 1820 का। 80 इयर्स की एज 1820 में जब इनकी डेथ हुई। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, शैली ने ये जब सोनेट लिखा था उसके एक महीने बाद ही जॉर्ज थर्ड की डेथ हो गई थी। एंड 1810 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये इतने ओल्ड हो चुके थे, मेंटली इल थे, ब्लाइंड हो चुके थे, सुनाई कम देता था इनको, तो इनका जो एक सन था जॉर्ज फोर्थ, जो फ्यूचर में जाकर कहलाया, वो प्रिंस रीजेंट के रूप में 1810 के से ही रूल कर रहा था। एंड ही वॉज क्वाइट अनपॉपुलर, लोगों के बीच में वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे, ये भी एक रीजन था। ही मतलब जॉर्ज फोर्थ वॉज टेकन टू बी एन अनवर्दी रूलर, बिल्कुल लायक जो नहीं है, एंड बिलोंगिंग टू अ डेस्पोटिक फैमिली। पीपल वर टोटली फेड अप
पूरी तरह से वो भर चुके थे। दे वांटेड चेंज, दे वांटेड रिफॉर्म्स, जो बिल्कुल सोसाइटी में कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। इसी के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वार्स हुए। नेपोलियन वाज अ फोर्स टू रेकॉन विद, हालांकि नेपोलियन को हरा दिया गया था लास्ट के अंदर, बट स्टिल ब्रिटेन को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ। अमेरिका की 13 कॉलोनीज उसी टाइम फ्री हुई थी। हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंग्लैंड के लिए उस समय ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो फॉर्मेशन है वो इसी पीरियड में हुआ था। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे होम लेवल पर, सिविल सेंस के अंदर हम देखें, बहुत सारे इश्यूज थे। लोगों के अंदर नाराजगी थी, और एक बड़ी घटना हुई थी जिसका मेंशन इस पोएम के अंदर आता है, जिसके ऊपर शैली ने एक और पोएम भी कंपोज करी है, सोनेट भी कंपोज करा है। पीटरलू स्क्वायर, जो एक फेमस प्लेस था, वहां पर बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे थे, और वहां पर पुलिस ने जो था वो फायर ओपन करा, एंड मैनी फार्मर्स वर किल्ड देयर। तो ये इस इंसिडेंट को पीटरलू मैसेकर के नाम से जाना गया, और देयर वाज ग्रेट रिसेंटमेंट, एंगर अमंग द पीपल अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। ये सारी चीजें शैली के माइंड में थी जब उन्होंने ये पोएम कंपोज करी थी। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इवेंट्स। देखिए, इकोनॉमिक भी देखें तो एक इकोनॉमिक स्लंप का टाइम था। इकोनॉमिक स्लंप होने के कारण देयर वर पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड। तो ये सारे फैक्टर्स थे। वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फैक्शन था अगेंस्ट द किंग एंड द रूलिंग क्लास, एंड द पोएम एक्सप्रेसेस, तो इन सब का जो अगेंस्ट डीप रिसेंटमेंट है, गुस्सा है ऑफ द जनरल पब्लिक, एंड इट आल्सो फोर्सेस। देखिए, शैली की पोइट्री की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हिज विजन, और उनका जो विजन है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। ही इज नॉट अ पेसिमिस्टिक, जो ये कहे कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। चाहे उनका ओड टू वेस्ट विंड पढ़े, जिसकी फेमस कंक्लूडिंग लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक उसी तरह से इस पूरे सोनेट की 14 में से 12 लाइंस के अंदर ही प्रेजेंट्स अ वेरी ब्लीक, एक बड़ी ही सैड पिक्चर प्रेजेंट करता है इंग्लैंड की कंडीशन की, लेकिन लास्ट 2 लाइंस के अंदर ही गिव्स द पब्लिक अ होप, देयर इज रेडिकल चेंज। शायद एक समय आएगा जब रेडिकल चेंज होगा इन द सिस्टम इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ इट्स रेडिकल नेचर। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, शैली ने जब ये सोनेट लिखा तो उन्होंने अपने फ्रेंड ली हंट को एक पीरियोडिकल के अंदर, जिसे आज न्यूज़पेपर्स होते हैं, उस समय टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली मैगजीन्स पब्लिश हुआ करती थी, उसमें पब्लिश करने के लिए उन्होंने ये सोनेट भेजा। ली हंट वॉज नॉट रेडी टू पब्लिश इट। वो जानते थे कि ये अगर पब्लिश कर दिया तो न केवल राइटर बल्कि पब्लिशर दोनों जेल के अंदर जाएंगे, और शायद दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये सोनेट पब्लिश नहीं हुआ। कब तक? इट वाज पब्लिश 20 years लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ शैली। 1839 में शैली की वाइफ मैरी शैली ने इस सोनेट को पब्लिश करा था। तो काफी इसका हम देख सकते हैं कि कितना रेडिकल ये उस समय रहा होगा। चलिए, ये होने के बाद अब हम पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सोनेट्स के बारे में जानते हैं, वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट, पर्टिकुलर पेट्रार्कियन और इटालियन सोनेट एंड द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। और आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि जो पेट्रार्कियन या द इटालियन सोनेट है, उसके अंदर एक ऑक्टेव 8 लाइंस का और एक सेस्टेट 6 लाइंस का होता है। यहां पर शैली ने एक इनोवेशन करा है। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिया है। पहले एक सेस्टेट है, पहले एक 6 लाइन का एक पूरा स्टैंजा है, और बाद में हमें देखते हैं क्वार्टेट भी नहीं है, वो एक बड़ा अलग टाइप का इनका इनोवेशन है। तो ये जो फर्स्ट 6 लाइंस हैं, आप एक तो नोटिस करना किस तरह के एडजेक्टिव्स यूज करे हैं उसने अथॉरिटी के लिए। तो वो बोलता है एन ओल्ड, मैड, ब्लाइंड, डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग। तो केवल एक नाउन है किंग, उसके साथ 1, 2, 3, 4 और 5 एडजेक्टिव जो कंडीशन बता रहे हैं किंग की। ओल्ड,
he is very old, mad, he is mentally ill, blind. Blind बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर. Blind because he lost his eyesight. बहुत मुश्किल से वो देख पाते थे. But there is also metaphor. यहां blind एक metaphor के सेंस में भी आता है. और कैसे आता है कि he is not able to see the condition of his subject. अपनी प्रजा की स्थिति देख नहीं पा रहे हैं. He is blind to the abject, the poor condition of the people. Despised, एडजेक्टिव का यूज किया गया. डिस्पाइज्ड का मतलब वन हु इज हेटेड, जिनसे सब नफरत करते हैं. दो ही इज अ किंग बट पब्लिक डज नॉट लाइक दिस पर्सन. एंड डाइंग, ऑब्वियसली ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु की बिल्कुल कगार पर है. तो ऐसा किंग. प्रिंसेस, उसके बाद बात करता है प्रिंसेस. द ड्रैग्स ऑफ देयर डल रेस. नाउ व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग होता है जो वाटर है, वाटर के बाद लास्ट में जो इंप्योरिटीज रह जाती हैं उसको अपन ड्रैग्स बोलते हैं. लास्ट पार्ट के अंदर खासकर वाइन का ग्लास हो या फिर कोई जूस हो, उसके अंदर नीचे बिल्कुल जो इंप्योरिटीज रह जाती है. तो दीज आर मेटाफर का यूज करते हुए कहते हैं कि व्हाट आर दीज प्रिंसेस. एक लाइन चल रही है किंग्स की, इसमें से अच्छे अच्छे किंग जा चुके हैं और अब जो बचे हैं प्रिंसेस, दे आर लाइक ड्रैग्स. ये बचे खुचे बिल्कुल इम्प्योर, बिल्कुल वर्थलेस पार्ट है. दे आर डल रेस. ऑलरेडी जो इनकी रेस थी, रेस का मतलब है यहां पर इनकी जो पीढ़ियां थी, इनकी जो जनरेशंस थी, वो खुद भी क्या थी? डल थी. और ये बिल्कुल उसके डलेस्ट पार्ट है. Who flow through public scorn. मेटाफर कंटिन्यू है. जैसे एक लिक्विड है वो फ्लो करता है किसी कोर्स से होते हुए, उसी तरह से पब्लिक स्कॉर्न, लोग इनको स्कॉर्न करते हैं, लोग डिस्पाइज करते हैं, लोग इनसे चिढ़ते हैं, लेकिन ये फ्लो करे जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं. मतलब किंग आफ्टर किंग आफ्टर किंग आफ्टर किंग, ये बढ़ते हुए चले आ रहे हैं. लाइक मड फ्रॉम अ मडी स्प्रिंग, जिसका स्रोत, जिसकी स्प्रिंग, जहां से ये नदी, ये फ्लो निकला है, वही क्या है? मडी है, वही साफ नहीं है, वही कंटेमिनेटेड है. वहां से तो क्या निकल कर आएगी? केवल लास्ट में मड ही निकल कर आएगी. तो एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं शैली इस पूरी लाइन को, लाइन ऑफ रूलर्स को, दैट दे वर इम्प्योर, वर्थलेस, करप्ट किंग्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. और अब जो है दलदल आखिरी स्तर पर आ गया है कि पहले कुछ कम से कम इसके अंदर जल प्लस दलदल था, अब ये केवल क्या रह गया है? दलदल रह गया है. मड फ्रॉम मडी स्प्रिंग. तो पहली बात हो गई किंग की, नंबर 1 जो हायरार्की के अंदर है. नंबर 2 पर बात कर ली प्रिंसेस की. नंबर 3 पर बात कर रहा है रूलर्स. रूलर्स से यहां मतलब है जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है. किंग नहीं, किंग तो रूलर है ही, वो सुप्रीम रूलर है, लेकिन उसने अपनी पावर्स डेलीगेट कर रखी हैं, दे रखी हैं दूसरे लोगों को. रूलर्स who neither see nor feel nor know. वापिस से देखिए, ये तो ब्लाइंड है, लेकिन ये आंखें होते हुए भी देख नहीं सकते हैं. नॉर फील, क्योंकि दे आर हार्टलेस, उनके पास वो दिल नहीं है, उनके पास वो सेंसिटिविटी नहीं है, उनके पास वो संवेदना नहीं है समझने की. नॉर नो, और ना ही ये जानते हैं, ना ही ये समझ सकते हैं. बट लीच लाइक, सिमली का यूज किया गया है. लाइक है ना, तो सिमली. अब सिमली बड़ी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है. लीच लाइक टू देयर फेंटिंग कंट्री क्लिंग. इस पूरी सिमली को समझने के लिए लीच के बारे में समझना पड़ेगा. लीच, जिसे हिंदी में हम जौंक बोलते हैं. देखिए, जौंक एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है और मध्यकाल में, मिडीवियल टाइम्स में तो इसको बॉडी के ऊपर लगाया जाता था, क्योंकि इट सक्स ब्लड, ये खून चूस लेता है. और ऐसा माना जाता था कि इसके द्वारा बहुत सारी डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है. बट इंटरेस्टिंगली, यही लीच एक पीरियड के बाद, जब आपका ब्लड जितनी नीड है उससे ज्यादा सक कर लेती थी, चूस लेती थी, तो आपके शरीर को क्या करेगी? ये कमजोर बना देगी. शरीर बिल्कुल क्या हो जाएगा? खत्म होने लग जाएगा. तो दीज किंग, प्रिंसेस एंड रूलर्स, स्पेशली रूलर्स जो किंग की तरह ही ब्लाइंड है,
जो कुछ नहीं फील कर सकते, दे आर लाइक लीचेस। और वो किसका खून चूस रहे हैं? दिस कंट्री विच इज फेंटिंग। वो क्लिंग है, चिपके हुए इस देश से और इस देश के सारे रिसोर्सेज, इस देश के सारे, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड, कोई भी जो करप्ट कंट्री होता है उसके अंदर जो पावर सोर्स होते हैं वो उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज को सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और देश, वो कंट्री, वो नेशन कैसा रह जाता है? बिल्कुल फीबल, फेंट, कमजोर हो जाता है। टिल दे ड्रॉप, उसी इमेज को कैरी कर रहे हैं। जब लीचेस ने इतना ब्लड सक कर लिया कि उनकी जो कैपेसिटी है सक करने की वो खत्म हो गई, तो उसके बाद वो अपनी जो क्लिंग्स हैं वो हटा देते हैं और वो ड्रॉप, नीचे गिर जाते हैं, ब्लाइंड इन ब्लड, खून, क्योंकि खून ही खून उन्होंने चूसा हुआ है, उससे वो ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड, डोंट सी, ब्लाइंड इन ब्लड विदाउट अ ब्लो। विदाउट अ ब्लो, उनको ब्लो करने की, जनता को हटाने की जरूरत ही नहीं है। पर्सन जो है, पेशेंट जो है जिस पर लीच लगाई हुई, वो हटाता ही नहीं है, ये खुद ही अपने नशे में, जो हम कह सकते हैं, दे आर टोटली इन्फेचुएटेड विद पावर, उनको पता ही नहीं कब वो खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये जो पहली 6 लाइंस हैं, इसके अंदर इस तरह से पॉइंट जो है ये तीनों को, किन किन को? किंग को, प्रिंसेस को और उसके बाद रूलर्स को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करता है, उनके बारे में बताता है किस तरह से दे आर करप्टिंग द कंट्री, पूरे देश को वो खराब कर रहे हैं। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। देखिए एलिट्रेशन के बारे में तो हम सब जानते हैं, रिपीटिशन ऑफ a particular sound at the beginning of nearby words। लेकिन एक और डिवाइस है कॉन्सोनेंस। देखिए कॉन्सोनेंस जो होता है वो रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड इन नियरबाई वर्ड्स। बिगिनिंग में होना जरूरी नहीं है, जैसे ड साउंड, जैसे ओल्ड, मैड, ब्लाइंड, डिस्पाइज्ड एंड डाइंग। आगे भी देखते रहिए, ड्रैग्स, डल, लगातार चलता है। तो कॉन्सोनेंस है, ये मैंने आपको बता ही दिया। मेटाफर है, ये मेटाफर आपको समझा ही दिया मैंने, सिमिली आपको मैंने बता ही दी। ब्लाइंड इन ब्लड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अ पीपल स्टार्व्ड एंड स्टैब्ड इन द अनटिल्ड फील्ड। अ पीपल कौन सी क्लास आ गई? जो एक्सप्लॉइटेड है, जिसका शोषण किया जा रहा है। स्टार्व्ड, जो भूख से मर रही है, बिकॉज वो लोग लीचेस की तरह कंट्री के रिसोर्सेस को खत्म कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। एंड स्टैब्ड, ये वो अल्यूजन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अनटिल्ड फील्ड। जो इन किसानों के फील्ड है वो अनटिल्ड है। अनटिल्ड का मतलब वहां पर किसी भी तरह का हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है, वहां पर इनको स्टैप कर दिया जाता है जब वहां पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। एन आर्मी whom liberticide and prey makes as a two-edged sword to all who wield। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, आर्मी। आर्मी जो लिबर्टीसाइड, देखिए कितना मजेदार ये वर्ड बना हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, साइड का मतलब होता है टू किल। एन आर्मी जिसका काम होना चाहिए कि स्वतंत्रता के दुश्मनों को मारे, वो स्वतंत्रता को ही मार रही है, लिबर्टी साइड। तो वो आर्मी जो क्या कर रही है? लोगों की फ्रीडम को खत्म कर रही है। एंड प्रे, और लोगों के ऊपर शिकार करती है। वो आर्मी किसकी तरह है? टू एज्ड स्वॉर्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दो धारी तलवार। यहां पर दो मीनिंग हो सकते हैं टू एज्ड स्वॉर्ड का। एक मीनिंग तो ये हो सकता है कि ये जो आर्मी है ये दो तरफ से शिकार कर रही है, लोगों को, कॉमन पीपल को दो तरह से ये परेशान, मार रही है, खत्म कर रही है। लेकिन साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि आज ये जनता को नुकसान पहुंचा रही है, कल को हो सकता है यही आर्मी यूज की जाए पब्लिक के द्वारा अगेंस्ट दी एरिस्टोक्रेसी, जैसा हमने देखा फ्रांस के अंदर हुआ काफी हद तक, और कुछ समय बाद रशिया के अंदर दुनिया ने देखा। टू ऑल हु वील्ड, जो भी इसको वील्ड करते हैं, जो भी इस पावर को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए टू एज्ड स्वॉर्ड की तरह। गोल्डन एंड सेंजुआइन लॉज विच टेम्प्ट एंड स्ले। अब जुडिशरी के ऊपर अटैक, गोल्डन, अब देखिए
चाहे तो इसको आयरनी समझ लीजिए। ऐसे सुंदर स्वर्णिम कानून जो काम क्या करते हैं, टेम्प्ट, पहले तो वो ललचाते, एंड स्ले, उसके बाद वो मरवाते हैं, कटवाते हैं। तो चाहे तो आप इसको आयरनी में समझ लीजिए, लेकिन एक और सेंस है, क्योंकि टेम्प्ट वर्ड यूज करा गया है। गोल्डन लॉज, जजेस हु आर करप्ट, हु रिसीव गोल्ड, जो सोने के लालच में गलत कानून बनाते हैं। सेंजुआइन, रेड, जो खून से बंधे हुए हैं, जिनके कारण लोगों का खून बहता है, वो कानून जो लोगों को ललचाते हैं कि वो करप्शन करें, और नहीं करें तो वो सेंजुआइन, खून से रंग जाते हैं बिकॉज ऑफ स्लिंग। तो देखिए, आर्मी का इंस्टीट्यूट हो गया, जुडिशरी का हो गया, किंग हो गए, उसके बाद प्रिंस हो गए, उसके बाद रूलर हो गए, और इन सबके शिकार कौन बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया, ये एक अल्यूजन है, एक रेफरेंस है, जो एक रियल इवेंट हुआ था। पीटरलू नाम की जगह के ऊपर खूब सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, और आर्मी ने उनके ऊपर अटैक करा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। टू एज्ड स्वॉर्ड, ये यहां पर सिमली का यूज किया गया है, स्वॉर्ड की तुलना की गई है आर्मी से, एज का लगाया हुआ है तो इसलिए ये सिमली हो गई। गोल्डन एंड सेंजुआइन, ये मैंने बता ही दिया किस तरह से आयरनी का काम कर रहे हैं। रिलीजन, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, क्राइस्टलेस, गॉडलेस। देखिए क्या मजाक की बात है, रिलीजन का मतलब ही क्या होना चाहिए, डिवोटेड टू गॉड, लेकिन इंग्लैंड में उस समय रिलीजन कैसा रह गया है, गॉडलेस। ऐसा रिलीजन जिसमें गॉड ही नहीं है, ऐसा रिलीजन जिसमें क्राइस्ट ही नहीं है। अ बुक सील्ड, मेटाफर का यूज किया गया है, एक उस बुक की तरह जिसको आज तक ओपन ही नहीं किया गया है, मतलब जिसको कभी यूज ही नहीं किया गया। रिलीजन का मेन पर्पस क्या था, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, अपलिफ्टमेंट ऑफ द नीडी, लेकिन बुक सील्ड, इस बुक को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अ सीनेट, अब बात की जा रही है पार्लियामेंट की। टाइम्स वर्स्ट स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स होते हैं लॉज, टाइम्स वर्स्ट स्टैट्यूट्स, दुनिया के समय के सबसे खराब कानून पास किए गए इस सीनेट के द्वारा। सीनेट इज लाइक पार्लियामेंट और संसद जो आज हम देखते हैं। अनरिपील्ड, ना केवल वो पास किए गए लेकिन वो अनरिपील्ड है, कोई उनको चेंज नहीं करता। अनरिपील करना होता है किसी लॉ को, रूल को टेक बैक, वापस लेना। तो अनरिपील क्या हो गया, एक बार अगर वो सीनेट ने पास कर दी है, भले ही उससे कितना ही लोगों का नुकसान हो रहा हो, बट दे रिमेन अनरिपील्ड। ये सारी चीजें देखिए कितना पैशनेट है। ये सारी चीजें कौन कौन सी, ये किंग, ये प्रिंसेस, ये रूलर्स, फिर उसके बाद आर्मी, फिर उसके बाद लॉज, फिर उसके बाद रिलीजन, फिर उसके बाद सीनेट, इन सब चीजें ये किसके जैसी हैं, आर ग्रेव्स, मेटाफर। ये सारी वो ग्रेव्स हैं, ये कब्रगाह हैं, फ्रॉम विच, जिसमें अभी तो लोग दफन हो रहे हैं, अभी तो ये कंट्री दफन हो रहा है। देखिए एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट का यहाँ पर शैली के द्वारा यूज किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में भी इस बात को माना जाता है, और पाश्चात्य वेस्टर्न जो रिलीजन है वो भी ये मानते हैं, जिसको हम कहते हैं रीबर्थ। इसका एक बेसिक सिंबल होता है एक बर्ड, एक पर्टिकुलर मिथिकल बर्ड जो एक बार डाई होता है और डाई होने के बाद वापस अपने एशेस से जन्म लेता है। इसी तरह से जीसस क्राइस्ट के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी डेथ हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था आई विल हैव अगेन अ फॉर्म, मेरा भी रीबर्थ, रिक्रूसिफिकेशन, सॉरी वापिस से मेरा रीबर्थ होगा। तो यहां से भी इस ग्रेव में सबके जाने के बाद भी, फ्रॉम विच, इस ग्रेव से अ ग्लोरियस फैंटम, फैंटम इज अ घोस्ट, यहां घोस्ट से मतलब है एन अनसीन फॉर्म, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, में बर्स्ट, बर्स्ट होना, एक्सप्लोड होना। ये ग्रेव को आप कंटेन नहीं रख सकते, वो जन्म लेगा क्या करने के लिए, इल्माइन आवर टेम्पेस्चुअस डे। आज हमारा दिन, हमारा कंट्री, हमारा नेशन जो टेम्पेस्चुअस है, जिसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव, जिसके अंदर बहुत सारी एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब होता है
क्रूरताएं की जा रही हैं वो इल्यूमाइन हो जाएंगी, उसके अंदर एक रोशनी आएगी, उसके अंदर एक चेंज आएगा. सो द sonnet ends with a very optimistic, a very hopeful message. सिमिली यूज की गई है, ठीक है यहां पर, और ये मेटाफर हो गया. ये प्रोफेसी ऑफ रीबर्थ, मतलब प्रोफेटिक नोट पर पोएम एंड होती है. फॉर्म की अगर हम बात करें तो शैली ने ये सोनेट लिखा है पेट्रार्कियन और इंग्लिश दोनों फॉर्म्स के कुछ कुछ फीचर्स उन्होंने काम में ले लिए. पेट्रार्कियन सोनेट के अंदर जनरली एक ऑक्टेव होता है, स्टेंजा ऑफ 8 लाइंस, और फिर एक सेस्टेट होता है, स्टेंजा ऑफ 6 लाइंस. लेकिन इस सोनेट के अंदर क्या कर दिया गया है, उसको रिवर्स कर दिया गया है. फर्स्ट 6 लाइंस हैव वन सेट ऑफ राइम स्कीम, ए बी ए बी ए बी, एंड लास्ट 8 लाइंस डिफरेंट राइम स्कीम. तो देखें, अगर ए बी ए बी ए बी, ये तो एक हो गया पहला सेस्टेट. अब लास्ट 8 लाइंस को अगर आप देखोगे, सी डी सी डी, तो ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, 2 कपलेट्स है, सी सी डी डी. जैसे एक इंग्लिश सोनेट कपलेट पे खत्म होता है, उसी तरह से कपलेट पे ये खत्म हो रहा है. एक और चीज इंग्लिश सोनेट से कॉमन है, वैसे तो हर सोनेट में होती है वोल्टे. वोल्टे का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट, जहां पर जाकर सोनेट के अंदर अचानक चेंज आता है. तो पेट्रार्कियन सोनेट में वो होता है 8th लाइन के अंदर, और इंग्लिश सोनेट में वो होता है जनरली कपलेट के अंदर. तो यहां पर भी 13th लाइन के अंदर टर्न ऑफ द थॉट होता है, जब वो ये कहता है कि ये सारी जो चीजें हैं, बैड थिंग्स जो हैं, इविल थिंग्स जो हैं, वो ग्रेव्स की तरह हैं और इनसे एक फैंटम जन्म लेगा. अगर हम मीटर की बात करें तो अधिकांश जो लाइनें हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई हैं. ये कॉमन मोड है, मीटर है जो सोनेट में लिखा जाता है. आप इसमें देख सकते हैं बहुत लगभग मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं, जैसे आर या अनस्ट्रेस्ड ग्रेव्स, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 फीट का यूज किया गया है. तो दैट इज व्हाई इट इज पेंटामीटर. और पहले अनस्ट्रेस है और फिर स्ट्रेस है, दैट इज व्हाई इट इज आयम्बिक. तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है. थीम की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इट इज बेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पोएम्स जो शैली ने 1819 में लिखी थी, और जो उनके अंदर एक गुस्सा था रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम. तो ये एक्सप्रेस करता है शैली के उस आउटरेज, उस गुस्से को. वो क्रिटिसाइज करते हैं मोनार्की को, मतलब जो किंग है, एरिस्टोक्रेसी को, जो रूलर्स हैं, इवन द रिलीजन को, फॉर देयर करप्शन, पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं, ऑपरेशन, और साथ ही डिसरिगार्ड, उनके मन में कोई रिगार्ड नहीं है सफरिंग ऑफ द पीपल के लिए. ये सेकेंड पार्ट जो लास्ट कपलेट है, ग्रिम डेपिक्शन तो है. एक बार तो वो पूरी तरह से ये बताते हैं कि सिचुएशन इज होपलेस. शैली एंड्स, पोएम का, सोनेट का एंड होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज पॉसिबल कि एक रेडिकल चेंज आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए. दिस डीके एंड करप्शन, समथिंग न्यू एंड बेटर माइट अराइज. ये पूरा खत्म हो जाए और कुछ नया आए, हिंटिंग एट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन, जो इंग्लैंड में वैसे नहीं आई लेकिन चेंजेस बहुत सारे आए, रिफॉर्म. तो ये जो रोमांटिक बिलीफ है किसका, पावर ऑफ चेंज, जो ये मानकर चलते हैं, एंड द पोटेंशियल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ये एक कॉमन रोमांटिक थीम है जो शैली भी यूज करते हैं. तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप you are able to grasp the gist of this particular sonnet. We will soon meet with another poem or another work. Keep watching, keep supporting. Thank you.